हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ऐसे असेंटिमेंटल जर्नी जो कि एडवर्ड ब्राउन द्वारा लिखा गया है और इनकी लाइफ स्पेन थी ब्राउन की, वो थी 1891 से 1974 तक। और ये जो ऐसे है वो बी पार्ट सेकेंड में इंक्लूड किया गया है। अगर हम ऐसे को डिस्कस करें उससे पहले हमें जो इसके एसेस्ट है ब्राउन, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में या फिर उनका एक जनरल इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो आइवर ब्राउन वॉज बॉर्न इन 1891 एंड डाइड इन 1974। इनका जो जन्म 1891 में हुआ था और उनकी डेथ 1974 में हुई थी। ही वॉज ए माइनर इंग्लिश एसिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरीज। उनको उन एसिस्ट में यानी कि उन निबंधकारों में गिना जाता है कि जो माइनर हो, मतलब जिनको ज़्यादा फेम नहीं मिली हो या फिर जिनका जो ज़्यादा वर्क है वो पब्लिश नहीं हुआ हो। तो उन 20th सेंचुरी के जो उन निबंधकारों में इनको इंक्लूड किया जाता है या इनको गिना जाता है। It is conjectured that much of his contribution to literature was not published. ऐसा अनुमान माना जा सकता है कि उनका जो जितना भी उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा वर्क लिखा होगा शायद, पर उनका जो वर्क है वो लिटरेचर में ज़्यादा पब्लिश नहीं हुआ, मतलब उनका जो वर्क है वो ज़्यादा पब्लिश नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनका कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर में वो काफ़ी कम हो गया था। अदरवाइज ही हैड इंजॉयड अ लॉन्ग स्पैन ऑफ 83 लॉन्ग ईयर्स। यदि भी मतलब उन्होंने उनकी जो लाइफ स्पेन थी यानी कि उनका जो जीवन काल था वो काफ़ी लंबा था, फिर भी ऐसा अनुमान है कि उनका जो वर्क था वो पब्लिश नहीं हुआ था प्रॉपर वे में, इसलिए उनका एज ए माइनर एसिस्ट उनको माना जाता है। ए पर्सन ऑफ लिटरेरी बैंड कुड नॉट सिट आइडली हु हैड ए क्रिएटिव माइंड। और ये भी मतलब एक पर्सन जिनमें लिटरेरी बैंड हो, मतलब जो साहित्य में रुचि रखता हो और जो क्रिएटिव माइंड का हो, मतलब कुछ ना कुछ करते रहने का, जिसको पसंद हो कुछ क्रिएट करने का, कुछ इनोवेशन करने का, जिनको मतलब जैसे जो उस दिमाग के या उस प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसे लोग शांति से या फिर ऐसे ही बैठ नहीं सकते, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हिज लिटरेरी टेस्ट मस्ट हैव कंपेल्ड हिम टू राइट। उनका जो लिटरेरी टेस्ट था, मतलब साहित्य के प्रति जो उनकी रुचि थी, उसी ने उनको प्रेरित किया कि वो लिखें, एज अपने जो विचार है वो ऐसे के रूप में नोट डाउन करें या फिर लिखें। It so happened with the romantic poet William Wordsworth that as long as he enjoyed the status of poet laureate, he could not remain a creative writer. नॉर्मली ऐसा होता है कि जब कोई दूसरी चीज़ में इंगेज हो जाता है, यानी किसी दूसरी चीज़ में अपने आप को व्यस्त कर लेता है, तो वो जो उसकी लिटरेरी साइड है वो कहीं छुप जाती है, क्योंकि लिटरेचर है उसमें पूरा कंसंट्रेशन या डिवोशन चाहिए होता है, तभी लिटरेचर बाहर निखर के आता है। तो जैसे इसमें एग्जांपल दिया कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, जो बहुत ही रिनाउंड राइटर थे या पोइट थे अपने टाइम के, जब उनको पोइट लॉरेट की उपाधि मिली थी तो उस ड्यूरेशन में वो अपनी राइटिंग को कंटिन्यू या फिर अच्छी राइटिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। भी हो सकता है कि पोइट लॉरेट की जब उपाधि मिली तो उसके साथ जो उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई, उनको निभाते निभाते उनके पास नेचर से या फिर अपने जो विचार हैं उनको कॉन्सेंट्रेट करने का टाइम नहीं मिला। ऐसा ही द सेम हैड हैपन टू भरत कोकिला सरोजनी नायडू, और सेम ऐसा ही सरोजनी नायडू के साथ भी हुआ था। सी ऑल्सो कुड नॉट राइट और पब्लिश फॉर ए क्वाइट लॉन्ग पीरियड फॉर हर लाइफ, और वो भी अपनी लाइफ की काफ़ी टाइम तक कुछ अपना वर्क पब्लिश या फिर लिख नहीं पाई थी। इट इज़ वर्थ कंसिडरेशन दैट इट माइट हैव बीन सो बिकॉज सी हैज़ टू डिवोट मच टाइम टू एक्टिव पॉलिटिक्स। और उनके साथ ऐसा हुआ, मतलब इस तरह से हम मान सकते हैं कि क्योंकि उस वजह से क्योंकि वो पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गई थी, तो उनको अपना ज़्यादातर टाइम पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स में डिवोट किया, यानी अपना जो ज़्यादा समय है वो उसको समर्पित कर पॉलिटिक्स को समर्पित करना पड़ रहा था। तो उनको अपनी लिटरेरी जो टेस्ट है, अपने अंदर के जो कवि है उसको जो टाइम मिलना चाहिए उसको, वो नहीं दे पा रही थी, इसलिए उनका जो वर्क है वो पब्लिश नहीं हुआ था उस टाइम। इट इज़ सैड टू नोट दैट ब्राउन्स बायोग्राफिकल स्केचेस इज नॉट इजीली अवेलेबल। और ये बड़ी दुख की बात है कि जो इसके राइटर हैं, इसके ऑथर है ऐसे के, उनकी जो बायोग्राफिकल मतलब उनके जो लाइफ से रिलेटेड ज़्यादातर मतलब ज़्यादा जो उनकी लाइफ के हिस्से हैं वो नदार रहते हैं, मतलब लोगों को पता नहीं है उनकी लाइफ के बारे में। दिस ऐसे इज़ टेकन आउट ऑफ द कलेक्शन ऑफ एसेज इंटाइटल मॉस्क एंड फेजेस। और ये जो ऐसे हैं वो उनका एक कलेक्शन आया था एसेज का, मतलब एक संग्रह आया था एसेज का, जिसका टाइटल था मॉस्क एंड फेजेस, उसमें से लिया गया है। अब हम आगे ऐसे की समरी को डिस्कस करते हैं। मच चेंजेस हैड टेकन प्लेस ड्यूरिंग लास्ट 25 ईयर्स। अब ये ऑथर बोल रहा है कि पिछले जो 25 साल बीते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं सोसाइटी में, हर स्पेयर में सोसाइटी में।
चेंजेस हैव बीन नोटिस इन एम्पायर्स, जैसे कि एम्पायर्स में मतलब साम्राज्यों में चेंजेस देखे गए हैं, मतलब सारे जितने भी देश हैं उनमें पॉलिटिक्स है, उनकी जो रूलिंग जिस किस तरह से डेमोक्रेसी है, मतलब हर एक चीज़ में वहाँ पे चेंजेस होते गए हैं, एक कंटिन्यूस चेंज है। जैसे कि मोटे कार्स एंड वैल्यूज़ ऑफ कॉइन्स, मोटे कार्स मतलब हर वक्त कुछ ना कुछ इन्वेंशन होता जा रहा था, तो जो टेक्निक्स थी या फिर अपने कहते इसका ये जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा इवॉल्व हो रही थी, जिसकी वजह से हर वक्त चेंजेस हो रहे थे। और वैल्यूज़ ऑफ कॉइन्स पता है यहाँ पे मनी को लिया गया कि जो पैसे की जो कीमत है उसमें भी चेंजेस आ रहे थे, मतलब अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे। दिस चेंजेस हैव मेड ट्रैवलिंग ईजी एंड कंफर्टेबल, और जैसे मोटर कार्स में चेंजेस हो रहे थे, जिससे कि जैसे नई नई गाड़ियाँ वगैरह आ रही थी, ट्रेन्स वगैरह स्टार्ट हो गई, तो जिससे हुआ ये था कि जो ट्रेवलिंग है वो कंफर्टेबल हो गई, मतलब आसानी से होने लग गई। पहले के टाइम में जब ज़्यादा टाइम लगता था ट्रैवलिंग में, उसकी कंपैरिजन में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने मतलब एडवांस हुई है टेक्नोलॉजी, तो वो टाइम कम लगने लग गया और जो ट्रैवलिंग है काफ़ी कंफर्टेबल होने लग गई। सॉरी। पर स्कॉटलैंड इज़ लिटिल अफेक्टेड बाय सच चेंजेस इन इंग्लैंड, और ये जो सारी चेंजेस थी वो इंग्लैंड में ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि इंग्लैंड उस टाइम पे अपनी पीक पे था, और ये जो इंग्लैंड जितने भी चेंजेस हुए थे वो स्कॉटलैंड, वो जो कि इंग्लैंड का पड़ोसी था या बाद में ब्रिटेन में ऐड हो गया था, तो उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पा रही थी। ब्राउन हैड मेड अ सेंटिमेंटल जर्नी, मतलब ब्राउन ने अपनी जो लाइफ की इस जर्नी को या फिर जो कुछ भी उसने देखा 25 साल से, जो भी चेंजेस देखे, उसको एक भावनात्मक रूप से उसको एक यात्रा बताई है अपनी। द क्रॉप्स ऑन लैंड एंड सी and the old plug also remain unaffected by the changes, और वो आगे कहते हैं कि जो खेत के जो बीज है या जो भी धान वगैरह है, जो भी क्रॉप्स होती है, वो समुंदर, और साथ साथ में जो पुराने कृषि यंत्र थे जैसे प्लॉग यानी हल, वो सारी चीज़ें इनसे अनअफेक्टेड रही थी चेंजों से। ही लेमेंट्स यानी वो दुख व्यक्त करते हैं अपना दुख। दैट यूथ हैव टू गो इन सर्च ऑफ द यूथ, कि यूथ को मतलब युवाओं को अपने खुद को जवान होने मतलब अपने आप को खोजने के लिए निकलना पड़ता है, मतलब अपने युवावस्था को खोजने के लिए जाना पड़ता है। इन सेंस कि वो इतने ज़्यादा बिजी होने लगे डे टू डे लाइफ में कि उन्हें अपने आप से मिलने के लिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो उसके लिए मतलब अपने खुद को समय नहीं दे पा रहे थे। द हॉर्सेज योंग टू द एटलस बस हैज़ वेनिश्ड, और पहले एटलस बस हुआ करती थी जिसमें हॉर्स मतलब घोड़े गाड़ी बोलते हैं जिसको, उसमें घोड़े लगाए जाते थे, वो भी अब वैनिश हो गए, मतलब गायब हो चुके हैं, मतलब ट्रेनें आ गई है, बसें आ गई, तो जिसकी वजह से घोड़ा गाड़ी ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है। द गेम्स हैव लॉस्ट देयर ओल्ड फॉर्म्स, जो जितने भी गेम्स हैं वो उनकी ओल्ड फॉर्म मतलब जैसे पुराने तौर तरीके से गेम खेले जाते थे, उनकी बजाय नए गेम्स आ गए, तो जो पुराने गेम्स थे वो कहीं खो गए हैं। कोड्स एंड म्यूज़िक हैव ऑल्सो ऑल्टर्ड, साथ में जो कोड्स है साथ और जितना भी म्यूज़िक था, संगीत है, वो ऑल्टर्ड होने लगे। अल्टर्ड इन सेंस कि जैसे 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 अपने इंडिया में माने तो कि अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरीके आए थे, संगीत आया था पुराने टाइम में, क्लासिकल था जिसमें रफ़ी किशोर दा गाते थे, तो उनका एक अलग तरीका था। उससे पहले गीता दत्त का अपना अलग तरीका था, फिर आगे जैसे आए थे कुमार सानू वगैरह, उनका अपना एक मतलब हर एक फेज़ में जो म्यूज़िक है उसमें अल्टरेशन होते जा रहे थे। और अभी में जैसे रैप ज़्यादा चल रहा है तो वो म्यूज़िक ज़्यादा चल रहा है, तो उसमें भी एक अल्टरेशन है, मतलब फेजेस आते जाते हैं म्यूज़िक में, और साथ साथ में कोर्स में भी आते गए थे। द चेंजेस सूट द पीपल, और वो कह रहे हैं कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो जो सॉरी जो पीपल हैं, जो भी वहाँ के कॉमन लोग हैं, उनको सूट हो रहे हैं, मतलब उनको अच्छा लग रहे हैं सारे के सारे चेंजेस। वन डज नॉट फाइंड द ओल्ड थिंग्स बट वन कैन रिकलेक्ट द इमोशंस इन आफ्टरनून। हाँ, जैसे कोई पुराना आदमी है तो उसको वो जो पुरानी चीज़ें उनको वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि चेंजेस की वजह से वो रिप्लेस हो गई, पर कोई दोपहर में खाली दोपहर में बैठ के उन बातों को याद कर सकता है, अपनी जो पुरानी यादें हैं, अपनी जो सेंटिमेंटल जर्नी है उसको हम याद कर सकते हैं, रिकलेक्ट कर सकते हैं। माउंटेन्स हैव ऑल्सो श्रंक, तो जितने भी पर्वत है वो भी श्रंक हो गए, मतलब सिकुड़ के कम हो गए इन सेंस कि उनको काट काट के कहीं से रास्ते बना लिए गए हैं, कहीं पे कुछ बना लिया गया, तो श्रंक हो गए हैं। द एसेस्ट बिलीव द डिजॉर्शन इज़ वर्स, और एसेस्ट को ये मतलब उसको ये फील होता है कि जो ये परिवर्तन हो रहा है या फिर जो भी ये डिजॉर्शन हो रहा है, मतलब जो उसका जो मूल स्वरूप था उसके साथ जो छेड़ाछेड़ी हो रही है वो अच्छा नहीं है, वो एक गलत बात है। द प्रेजेंट चेंज्ड सीनेरियो है बुचर द इनोसेंट मेमोरीज, वो कह रहे हैं जो प्रेजेंट सीनेरियो है, जो उस वर्तमान की जो स्थिति है
उसने जो इनोसेंट मेमोरीज मतलब ऐसी यादें जो कि एकदम निर्बोध हो, मतलब एकदम मासूम सी हो, उनको काट दिया है, उनको ख़त्म कर दिया है। ओल्ड हाउसेज, ओल्ड गार्डन्स एंड ओल्ड वुड्स आर नेगलेक्टेड। और आज के टाइम में पुराने घर मतलब वीरान हो चुके हैं, पुराने जो गार्डन है वो भी मतलब ख़राब हो चुका है। साथ साथ में जो पुराने जंगल हैं, जंगलों की तरफ कोई जाता नहीं, क्योंकि जंगल की तरफ जाने का मतलब है कि इंसान जो अपनी बिजी लाइफ है उसको छोड़कर अपने आप को खोजने के लिए वहाँ पे नेचर से कांटेक्ट में आने के लिए वहाँ जाए। तो आज के टाइम में उनके किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि अपनी बिजी लाइफ से टाइम निकाल के ओल्ड वुड्स में जाए। तो वो सारी चीज़ें नेगलेक्टेड हो गई, यानी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बट ईस्टर्न स्कॉटलैंड इज टर्न इंटू ए डिमिनिश्ड पैराडाइज। पर इसका ईस्टर्न स्कॉटलैंड है वो अब भी घटे हुए स्वर्ग में, मतलब ऐसा स्वर्ग, डिमिनिश पैराडाइज मतलब ऐसा स्वर्ग है जहाँ पे मतलब जो बहुत ही इसकी तेज या चमक बहुत फीकी पड़ गई हो। रोमांस कैन बी फेल्ट ओनली देयर। और आज के टाइम में भी रोमांच केवल वहीं पे महसूस किया जा सकता है। बट इवन एट दिस प्लेस द नेचुरल ब्यूटी इज़ मिसिंग। पर फिर भी इस जगह पर भी जो नेचुरल ब्यूटी है वो मिसिंग है, क्योंकि वहाँ पे आर्टिफिशियलिटी आने लगी, मतलब जो कृत्रिम चीज़ें हैं उससे उसको रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया था। द आउल्स, हेरन्स एंड रैबिट्स हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द पाइन वुड्स। और वहाँ पे जो उल्लू रहते थे, हेरन्स थे, रैबिट्स जो वहाँ पे रहते थे, वो किसी दूसरी जगह जन की पाइन वुड से कहीं और माइग्रेट कर गए, मतलब चले गए वहाँ से। Not only beasts, birds and fish, even mercenary attracts no breeders now. केवल वहाँ के पशु पक्षी या मछली नहीं, अब तो वहाँ के जो जितना भी निर्माण कार्य था, जितना भी वहाँ पे वर्क किया गया था, वो भी लोगों को अट्रैक्ट नहीं करते। द गेम कीपर नोज दैट द चेंज आर नॉट प्रेफरेबल बट सेज कंप्लेंस वेरी लिटिल। वहाँ के जो गेम कीपर होते हैं वो इस परिवर्तन को मतलब पसंद तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, पर कुछ कोई कंप्लेन भी नहीं करते, मतलब वो एकदम निरपेक्ष होके या फिर न्यूट्रल होके रहते हैं वो लोग। इट इज़ नोटिस देयर इज़ चेंज एवरीवेयर। ऐसा नोटिस का मतलब ऐसा हम सोच सकते हैं या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पे हर जगह पे चेंज आ रहा है, जिस चीज़ से टाइम बढ़ता रहता है हर एक चीज़ पे चेंज आता रहता है। द एसिस्ट बिलीव दैट हिज सेंटिमेंटल जर्नी इज़ नॉट ए फॉली। और एसिस्ट को ये विश्वास है कि जो उसकी सेंटिमेंटल जर्नी, उसकी भावनात्मक जो यात्रा है वो एक मूर्खता या केवल बेवकूफ़ी नहीं है, बिकॉज इट हैज़ द पावर ऑफ रीअश्योरेंस। इसमें एक पुनर्विश्वास है कि कुछ ना कुछ वापस होगा, मतलब लोग नेचर की तरफ वापस जाएंगे। बॉयहुड सीम्स ब्यूटी इन द प्रेजेंट कॉर्टयार्ड। और तो उस मूर्खता नहीं बल्कि एक आश्वासन है साथ में, जो बॉयहुड में ब्यूटी दिखाई जाती है, जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ पे आज भी सुंदरता है। द सेंस ऑफ सिविलाइजेशन हैज़ एंटर। और सभ्यता का जो भाव है वो लोगों में आ गया है। दैट इज़ हैंडसमनेस इन होम्स एंड एवरीथिंग। और घरों और हर चीज़ में लोगों को सुंदरता दिखाई दे रही है। द ओल्ड फार्मर सॉन्ग sons go to the university but he is doubtful about the local school। अब जो ओल्ड फार्मर सन हैं, जो मतलब बूढ़े किसानों के बच्चे हैं, वो यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, पर वहाँ के जो विद्यालय है, वहाँ के स्थानीय जो विद्यालय या फिर वहाँ जो लोकल स्कूल है उसके बारे में वो आशंकित है, मतलब वो डाउटफुल है कि यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है कि नहीं होती है। दो मच चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द कंट्री साइड बट द व्यू इज़ ग्रेसियस। माना जा सकता है कि यद्यपि वहाँ पे जो कंट्री साइड है यानी ग्रामीण जो परिवेश है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए, बट फिर भी वहाँ का जो दृश्य है वो बड़ा सुंदर है, मतलब वहाँ का जो व्यू है आज भी सुंदरता वहाँ पे व्याप्त है। द ओनली ग्लोरी लेफ्ट इज़ दैट ऑफ एडवांसमेंट। और वहाँ पे जो भी गाँव में जितनी भी ग्लोरी बची है वो आगे बढ़ने की है, एडवांसमेंट की है। द हाउसेज इन द विलेज लुक लाइक लिविंग थिंग्स इन परफेक्ट रिलेशंस विद द लैंडस्केप। और जो वहाँ के जो गाँव में जो घर हैं जिनका निर्माण इस तरह से हुआ कि वहाँ ऐसा फील होता है कि वहाँ उस लैंडस्केप में मतलब उस वातावरण में ऐसा फील होता है कि वो नेचर के साथ बिल्कुल जीवंत है। नाउ इवन ए मैन इज फिल्ड विद वर्च्यू फ्लावर एंड फ्रूट्स। और ये यहाँ के जो पुरानी पुजारियों के जो घर थे वो भी वहाँ पे वर्च्यू यानी कि अच्छे अच्छे सद्गुण उसमें थे, फूल थे, साथ में फ्रूट्स से पूरी तरह से भरे हुए थे। इंस्टेड ऑफ वंडर नाउ एडमिरेशन एग्जिस्ट। अब उसको मतलब वंडर यानी आश्चर्यजनक मतलब आश्चर्यचकित होना, उसकी जगह यहाँ पे एडमिरेशन यानी प्रशंसा ने उसका जगह ले ली है। द प्रेजेंट स्टेट इज़ ब्यूटीफुल एंड ब्लैक। और जो पुरानी ये जो अभी वर्तमान स्थिति है वो बहुत सुंदर है। और ब्लैक का मतलब है थोड़ी मिस्टीरियस है, यानी कि थोड़ी रहस्यमय, यानी कि जो वर्तमान स्थिति वो सुंदर है पर रहस्यमय है। रहस्यमय मतलब लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो नई चीज़ है। तो जैसे जैसे कोई नई चीज़ आती है तो इंसान के लिए वो रहस्यमय होती है,
सुंदर होती है बट थोड़ी सी रहस्यमय होती है, उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, मतलब उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, इसलिए उसको ब्लैक बोला गया है। दैर इज़ अ जनरस एक्सचेंज कोस्ड बाय द ओल्ड एंड द न्यू, और यहाँ पे जनरस एक्सचेंज कोस्ड बाय द ओल्ड एंड न्यू मतलब होता है कि जैसे कुछ पुराना है, कोई जैसे दो जनरेशन बैठी है, समझ लो आज के लिए हम बात करें तो दो जनरेशन है, तो दोनों जनरेशन अपने बारे में बताएंगी, तो कुछ एक्सचेंज होगा, मतलब आदान प्रदान होगा व्यवहारों का, बातों का, विचारों का, तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज हो रहा था। इट इज़ लेफ्ट मियरली एज ए थिंग ऑफ रिफ्लेक्शन इफ पॉसिबल, और सिर्फ ये एक रिफ्लेक्शन रहता है चीज़ों का, अगर हो सकता, मतलब ओल्ड एक्सचेंज एक्सीलेंट थिंग्स का जो, सॉरी, द ओल्ड एक्सीलेंट थिंग्स एग्जिस्ट नो मोर एंड यूथ इज़ गॉन, और ये कह रहे हैं कि जो पुरानी अच्छी अच्छी एक्सीलेंट मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ें जो थी वो चली गई, सिर्फ यूथ रह गया, मतलब सिर्फ वर्तमान रह गया है, और जो पुरानी जो जिसका भव्य चीज़ें थी, जिस ग्लोरी थी, मतलब एक नॉस्टैल्जिक होकर वो अपनी पुरानी बात, पुराने टाइम को याद कर रहा है कि जो मेरा बीता हुआ समय था वो बहुत ज़्यादा ग्लोरियस था, तो कह रहा है सिर्फ एक यूथ रह गया। आज के लेक्चर में हमने जो ऐसे है ए सेंटिमेंटल जर्नी, उसमें जो इसके ऑथर है इवोड ब्राउन की इंट्रोडक्शन के साथ साथ में जो ऐसे उसकी समरी को भी डिस्कस किया। थैंक यू।